आइए शुरुआत करते हैं खबरों की रील की। और आइए सबसे पहले खबरों की रील में क्या है खास, ये दिखाते हैं। क्या खास है? साइप्रस में पीएम मोदी का सम्मान हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी से जो लगातार नेता मिल रहे हैं उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी 15 से 19 जून तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। 23 वर्षों में साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलास ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस को इस बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान मिलने के बाद कहा कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंचने से पहले साइप्रस की यात्रा भी की है। मौजूदा वक्त में भारत के लिए साइप्रस इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि साइप्रस के साथ तुर्की का 36 का आंकड़ा है। तुर्की के ड्रोन का ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। साइप्रस भौगोलिक रूप से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। अगली खबर कौन सी है रील में, देख लेते हैं। खबरों की रील में अगली खबर की बात करेंगे। सोनिया गांधी बीमार हो गई हैं। कांग्रेस की से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस की सबसे बड़ी और प्रमुख नेता सोनिया गांधी बीमार हो गई हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से खबर आई है कि उन्हें अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में एडमिट कराया गया है। सोनिया गांधी बीते कुछ सालों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं और समय समय पर नियमित स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए अस्पताल जाती रही हैं। आपको ये भी बता दें कि 78 साल की सोनिया गांधी को इससे पहले 7 जून को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी भर्ती कराया गया था। सोनिया गांधी को इस महीने दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप के अनुसार सोनिया गांधी को रविवार रात 9 बजे सर गंगाराम अस्पताल में पेट से संबंधित समस्या के लिए सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। अगली रील देख लीजिए। अगली रील में खबर यह है कि पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद देश में जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है और हर 10 साल बाद होने वाली जातीय जनगणना एक बार फिर से नए अंदाज में शुरू होने जा रही है। कोविड महामारी के चलते टाल दिया गया था 2021 में। अब सरकार ने 2027 में जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद ही जनगणना की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 1872 में जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ये 16वीं जनगणना है, जबकि आजादी के बाद 8वीं जनगणना। 2011 की तरह ही इस बार भी जनगणना 2 चरणों में करवाई जाएगी। पहले चरण में यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण यानी जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम और जाति सहित पूरी जानकारी होगी। जनगणना 2027 में 1 मार्च की मध्य रात्रि में खत्म हो जाएगी। भारत की आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी। तो जातीय जनगणना होने जा रही है। खबरों की रील में अगली खबर क्या है, ये आपको दिखा देते हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। प्रीतम लोधी के बोल बदल गए हैं। पचमढ़ी में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी रहा। आज तीसरा दिन है। राजनाथ सिंह ने शिविर का समापन किया। शिविर में मौजूद सारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा अब बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन खबर की बात तो यह है कि समापन से पहले ही बीजेपी के शिविर का असर नेताओं में बखूबी दिखने लगा है। जो नेता पहले दिन विवादित बयान दे रहे थे वो आज इसी शिविर के बाद तारीफों के पुल बांध रहे हैं। शिवपुरी से विधायक प्रीतम लोधी के बदलते बोल इस शिविर का फीडबैक दे रहे हैं। पहले दिन लोधी का ध्यान शिविर से ज्यादा विधायकों और सांसदों के खाने पर था। बयान पर सियासत भी हुई, लेकिन अब विधायक सफाई के साथ साथ तारीफें भी करते नजर आए हैं। जिंदगी में शायद मेरे जीवन में ये पहला पढ़ाई है, पहला कदम है जो मुझे सीखने को मिला है और इससे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। जवान की लगाम मैंने ये कहा था, एक तो खाने में जवान की लगाम, एक बोलने में जवान की लगाम, ये दोनों चीजों की लगाम लगेगी। बयानों से साफ है कि बीजेपी की पाठशाला से जमीनी स्तर पर खूब असर हुआ है। अगली खबर क्या है रील में, ईरान इजरायल तनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को साफ संदेश दे दिया गया है। भारतीय दूतावास ने अपील की है कि तेहरान से तुरंत बाहर निकले भारतीय नागरिक। आज शाम तक हर हाल में तेहरान छोड़ने की अपील की गई है।
इसराइल के नागरिकों पर हमले के बाद अब इसराइल भी पलटवार करने में उतावला हो गया है। ईरान में भी रिहायशी इलाकों पर हमले हो सकते हैं। इसराइल ने अभी तक ईरान के नागरिक स्थलों को निशाना नहीं बनाया है, सिर्फ सैन्य और परमाणु स्थलों पर ही हमले किए गए हैं। लेकिन ईरान ने इसराइल में नागरिकों पर हमले किए हैं, जिसके बाद अब इसराइल कोई भी कदम उठा सकता है। ईरान इसराइल तनाव पर भारत की पैनी नजर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ईरान में भारतवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क बनाए हुए है। भारतीय दूतावास ने बयान जारी किया है कि कुछ मामलों में दूतावास की मदद में छात्रों को ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। छात्रों को सुरक्षित रहने के निर्देश दिए गए हैं। उधर ईरान और इजरायल के बीच जारी है वार पलटवार। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। अब तक तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं। मिसाइल से दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच चौथे दिन भी जंग जारी है। हर गुजरते दिन के साथ ये जंग और भीषण होती जा रही है। देर रात ईरान ने इजराइल पर नए सिरे से बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। ईरानी हमले के बाद जेरूसलम और तेल अवीव में सायरन बजने लगे। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि ईरानी सेना ने इजराइल के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइटर जेट के फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी को अपना निशाना बनाया है। वहीं इजरायली सेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर को बमबारी में तबाह करने का दावा किया। इजराइल के हमले से खौफ में सुप्रीम लीडर खामेनेई को तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने लाविजान के बंकर में अंडरग्राउंड कर दिया गया है। खबरों की अगली रील में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां पर विमान हादसे को 4 दिन का समय हो चुका है। इन 4 दिनों में 250 शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है। अब तक करीब 100 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं, जिनमें 47 शव सौंपे जा चुके हैं। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृह नगर तक पहुंचाया गया है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए भी मैच हो चुका है। पूर्व सीएम का शव प्लेन से राजकोट ले जाया गया, जहां दोपहर में पूर्व सीएम विजय रूपाणी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव पीके मिश्रा ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का पता लगा लिया गया है। 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 उड़ान के कुछ देर बाद ही क्रैश हुई थी। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराई थी। इस हादसे में प्लेन में सवार 241 लोग, हॉस्टल बिल्डिंग और बाकी 34 लोगों को मिलाकर कुल 275 लोगों की मौत हुई थी। उधर खबरों की रील में अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर सऊदी एयरलाइंस का विमान रविवार को जब हज यात्रियों को लेकर लौट रहा था तो लैंडिंग के वक्त पहिए से धुआं और चिंगारी निकलने लगी। विमान में सवार सभी 224 यात्री सुरक्षित निकाले गए। हाइड्रोलिक ऑयल लीक होने से ये चिंगारी निकलने की आशंका जाहिर की जा रही है। ATC ने अलर्ट जारी कर दिया गया है और घटना के बाद वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सऊदी अरबिया एयरलाइंस की फ्लाइट SB3112 की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकल रहा है। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसकी सूचना दी। इस विमान में हज यात्री बैठे हुए थे। पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए विमान को रोक दिया, जिसके बाद बड़ा हादसा टल गया। घटना के सामने आने के बाद एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी का छिड़काव किया। यात्रियों को घटना की जानकारी हुई तो वो दहशत में आ गए। स्थिति पर काबू पाने के लिए विमान को पुश बैक कर टैक्सी वे पर लाया गया। वहां यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। खबरों की अगली रील में बात सोनम की करेंगे। राजा हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई तस्वीरें सामने आ रही। इसी कड़ी में कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। शादी के समय सोनम की शातिर चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है और अंजाम दूल्हे राजा की हत्या तक पहुंच गया है। चेहरे पर हंसी, दिमाग में खूनी साजिश। किसी को नहीं पता था शादी के स्टेज पर मौजूद सोनम पति राजा की हत्या की साजिश पहले ही लिख चुकी है। सोनम की शादी की कई तस्वीरें वायरल हो रही है। किस तरह सोनम आंख बंद करके राजा से सिंदूर लगवा रखी है, तो मंगलसूत्र पहनने के दौरान भी उसकी साजिश समझ नहीं आ रही है। तस्वीरों में राजा बेहद खुश और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं सोनम ग्रे कलर का लहंगा पहने हुए दिख रही है। वीडियो में सोनम भी राजा के साथ खुश दिखाई दे रही है। सोनम का मेकअप देखकर ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो उनकी शादी से पहले होने वाली किसी रस्म के दौरान का है। उधर राजा रघुवंशी के हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस को हथियार मिल चुका है जिससे सोनम ने राजा का कत्ल करवाया था और किया था और फिर उसे खाई में फेंक दिया गया था। किसी भी मर्डर केस को मजबूती देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मर्डर वेपन का मिलना, जो पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए खुकरी नामक धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। यह हथियार गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान से खरीदा गया था, जिसे सोनम के साथी विशाल चौहान ने खरीदा। 23 मई को चेरापूंजी के वेसांगोस फॉल्स के पास सुनसान रास्ते पर सोनम ने चिल्लाकर हथियारों को मारो इसे का इशारा किया
और विशाल ने राजा के सर पर खुरकी से पहला वार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राजा की मौत सिर पर 2 गहरे घाव से हुई है। अब वही हथियार पुलिस ने जब्त कर लिया है। जी हाँ, तो ये वही हथियार है जो कि बरामद हुआ है। इसी हथियार के माध्यम से सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या करवाई थी। बताया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि राजा के सिर के दोनों तरफ से वार किया गया था। उसके बाद राजा की हत्या करने के बाद उसे खाई में फेंक दिया गया था। लेकिन सबके बीच खबर यह भी आई है खबरों की रील में कि मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसके बाद लाश को नहर में फेंक दिया गया। सोनीपत में शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। इस मामले में पानीपत और सोनीपत दोनों जिलों की पुलिस जांच कर रही है। शीतल 2 दिन पहले पानीपत स्थित अपने घर से एल्बम की शूटिंग के लिए निकली थी। सोमवार सुबह शीतल की लाश सोनीपत में खरखोदा की रिलायंस नहर में मिली। शरीर पर बने टैटू से शीतल की पहचान हो पाई। शीतल की बहन नेहा ने कहा कि शनिवार को उसने वीडियो कॉल किया था जिसमें शीतल ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है, वह उसे जबरन साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद फोन कट गया और अब उसकी लाश मिली है। युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है। शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। रील फॉर्मेट में खबरें और भी हैं। अगली रील ये है कि सिवनी के घनसौर मुख्यालय के सरकारी स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका बच्चा रोज एक बड़े खतरे को गले लगाकर स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है। कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। स्कूल में बच्चा जाता हो और पढ़ने जाता हो, लेकिन जर्जर भवन और उधर मौजूद जहरीले जीव जंतु बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। क्योंकि स्कूल भवन के पास कमरे की झोपड़ी बनी हुई है जिसमें छत की जगह खपरेल है, वो भी बीच से गायब। ये कोई खंडहर नहीं बल्कि स्कूल का ही भवन है जो 100 साल पुराना हो चुका है। आलम यह है कि कभी भी ढह सकता है। ये भवन लगभग 50-60 वर्ष पुराना है और इसमें ये दिक्कत है कि बिल्कुल जर्जर हो चुका है, तो इस कारण से हमें उनकी बहुत देखरेख करनी पड़ती बच्चों की। अनुविभागीय अधिकारी को हमने खबर बताई तो मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई है। बच्चों की जान की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। मैं उनसे पुनः चर्चा करके और डिसमेंटल का प्रस्ताव मांगता हूं जिससे वो बिल्डिंग डिसमेंटल की जा सके। खबरों की रील में अगली खबर है डिस्को डांसर और दादा के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर, जिनका फिल्मी सफर बेहद शानदार और लंबा रहा। आज उनका जन्मदिन है। करीब 5 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले मिथुन ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सिर्फ एक एक्टर भर नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं और राजनेता भी रहे हैं। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और इसके अलावा फिल्म फेयर, पद्म भूषण भी मिल चुके हैं। दादा साहब फाल्के जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। उनका जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। 2 भाइयों में छोटे भाई मिथुन तेलंगाना में नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर उस आंदोलन का हिस्सा भी बने थे, लेकिन बाद में परिवार की तरफ लौटे और फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। मुंबई आकर उन्होंने फिल्मी स्टूडियो के चक्कर काटे और मशहूर एक्ट्रेस हेलन के असिस्टेंट बन गए। उसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर मिथुन रख लिया। शुरुआत में छोटे मोटे रोल और बॉडी डबल से करियर शुरू करने वाले मिथुन ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में मिथुन की एक साथ 17 फिल्में रिलीज हुई थी, जो एक रिकॉर्ड है। अगली रील आपके स्वास्थ्य को लेकर कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में किस तरह से लोगों की जाने गई वो आपसे छुपी हुई नहीं है। कोरोना का दस्तक देना और लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ना बता रहा है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है। आप सतर्क हो जाइए, चाहे फिर आप देश में किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो। आप मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केवल मध्य प्रदेश में अब तक कुल 134 मामले सामने आए हैं। बीते दिन यानी 15 जून को 4 नए मामले सामने आए, तो वहीं जबलपुर में एक महिला की कोरोना से मौत भी हो गई। महिला गर्भवती थी। प्रसव के बाद महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। टेस्ट कराया तो कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इलाज भी कराया गया। ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने से महिला की मौत हो गई। उन्हें कुछ ना कुछ समस्या थी जिसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया था और सिजेरियन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा। इसी बीच उनका कोविड टेस्ट भी कराया गया था। केवल जबलपुर में 3 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुल 31 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। अगली रील अहमदाबाद को लेकर है, जहां पर विमान हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे में विमान में बैठकर भी विश्वास कुमार एकदम सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे के तुरंत बाद का विश्वास का एक वीडियो भी सामने आया। ये रिपोर्ट आप देखिए। पीछे उठती आग की लपटें, हादसे को देखकर मची चीख पुकार, और इन सब के बीच से सफेद रंग की टी शर्ट पहने एक शख्स बाहर आ रहा है।
बाद में लोगों को पता चला कि विश्वास भी उसी विमान में सवार थे जिसने 241 लोगों की जान ले ली। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इतने बड़े हादसे के बाद विश्वास कैसे सुरक्षित बाहर निकले, अब यह वीडियो पूरे देश में वायरल है। अगली रील मध्य प्रदेश की है, जहां पर मध्य प्रदेश में 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए जरूरी खबर है। जून महीने की लाडली बहना योजना की किस्त का इंतजार खत्म हो चुका है। हर महीने की 15 तारीख तक आने वाली राशि इस बार एक दिन की देरी से आ रही है। ये देरी इसलिए हुई क्योंकि अहमदाबाद में बड़ा प्लेन हादसा हो गया। सोमवार 16 जून को जबलपुर की शेखपुरा तहसील के बेलखेड़ा गांव में लाडली बहना एवं महिला सम्मेलन कार्यक्रम के तहत लाडली बहना योजना की राशि सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक क्लिक के जरिए प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि पहले 13 जून को जबलपुर के शेखपुरा में होने वाले कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव लाडली बहना योजना की राशि खातों में ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे के चलते 13 जून को होने वाले कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया था, जिसके कारण लाडली बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एमपी की लाडली बहनों को इस बात का भरोसा दिया है कि आने वाले कुछ सालों में ये राशि 1250 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए तक हो जाएगी। अगली रील में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग अंदाज आपको दिखाते हैं। इस बार सीएम मंच से गदा घुमाते हुए नजर आए हैं। सीएम का यह अंदाज देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। पचमढ़ी में 3 दिवसीय शिविर खत्म होने के बाद आज सीएम मोहन यादव रायसेन के बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। उनके साथ बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायक पहुंचे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, पर इसी दौरान सीएम का एक अलग अंदाज देखने को मिला, जब सीएम मोहन यादव ने छींद वाले हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद मंच से ही गदा घुमाई, जिसे देखकर कार्यकर्ता और आम जनता उत्साहित और रोमांचित हो उठे। ये पहली बार नहीं है जब सीएम का कोई अनोखा अंदाज देखने को मिला हो। इसके पहले तलवारबाजी करते हुए सीएम दिखाई दिए थे। जो भी हो, सीएम का ये अंदाज उनके समर्थकों और आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। अगली रील अंबिकापुर से है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मरीजों की लंबी लाइन देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है, जहां पर हमल लैब है, जांच भी होती है, लेकिन मरीजों को जांच का रिजल्ट नहीं मिलता है, जिससे मरीज बेहद परेशान हैं और प्राइवेट लैब में जाकर हजारों रुपए खर्च करने के लिए मजबूर हैं। हमर लैब में कई प्रकार की जांच नहीं हो पा रही है। देखिए लोग किस तरीके से अपनी जांच का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से लोग निराश होकर वापस लौट रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो अपनी जांच करवा ले रहे हैं, लेकिन गरीब मरीजों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लाइन में लगे रहते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पाता। शुगर यहाँ मशीन खराबी होने के कारण चेक नहीं हो पा रहा है। दवाइयाँ तो यहाँ मिल जा रही है, बट टेस्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ बायोकेमिस्ट्री से संबंधित जो जांच है वो रिएजेंट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं हमको, जिसके कारण से जांच जो रूटीन होती थी उसमें दिक्कत आ रही है। किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, आपसी बहस आम बात है, लेकिन जब यही बहस बड़े विवाद या हत्या जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दे दे तो रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर दिल जला देने वाली इस घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। बहन भावना जाट, उनकी बहन पूजा जाट और उनकी माँ हेमलता जाट, उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करा है। मतलब हर चीज़ में टॉर्चर किया है। मेरी सारी ज्वेलरी लेके चले गए। मेरे हस्बैंड 2 दिन से घर पे नहीं है। बहुत परेशान। वीडियो में युवती ने पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव की बात कही है। ये कदम उठाने के बाद से स्थानीय लोगों और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। नीलगंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वीडियो को सबूत के तौर पर जब्त भी किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि अब एक नई सोच के साथ सामने बन गया है और सोच के साथ धंधा बनता जा रहा है। जिहादी सोच से पूरे प्रदेश को कलंकित करने के अब मध्य प्रदेश में फंडिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं। फंडर लड़कों को चुनते थे और लड़कियों को फंसाने का काम देते थे। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद करवाने का काम दिया जाता था। खबर इंदौर से। और इस धंधे में फंडर और कोई नहीं बल्कि इंदौर से कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत हैं, जिन पर लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का आरोप लगा है। और आरोप खुद उन लोगों ने लगाया जिन्हें लव जिहाद करने के लिए पार्षद ने चुना था। गलती इतनी हुई कि चुने गए लड़के पकड़े गए और पार्षद का भंडाफोड़ कर दिया। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, कितने दिए? 1 लाख रुपए हिंदू लड़की शादी करने के लिए। हाँ। और 2 लाख रुपए देते, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो।
इधर मामले की शिकायत दर्ज हुई और उधर इस बात की खबर लगते ही पार्षद जी फरार हो गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समर वेकेशन के बाद अब स्कूल चलो अभियान भी शुरू हो चुका है। 2 महीने की छुट्टी के बाद बच्चे हंसी खुशी स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन धमतरी में इससे उलट तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां स्कूल तो खुला लेकिन परिजन ने स्कूल पर ही ताला मार दिया और बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। देखिए। और इन सब के पीछे की वजह थे प्रधान पाठक गिरीश जायसवाल। दरअसल परिजन और छात्र प्रधान पाठक के रवैये से बहुत परेशान थे। प्रधान पाठक बदतमीजी से बात करते थे, जिसकी शिकायत पिछले 2 साल से की जा रही है। प्रधान पाठक को हटाने की पुरानी मांग है, लेकिन इस बार फिर से उसी प्रधान पाठक को नियुक्त कर दिया गया। इसी बात से छात्र पालक नाराज हैं। तो गुस्साए परिजन ने स्कूल के पहले दिन ही पहले स्कूल पर ताला जड़ा और उसके बाद जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर स्कूल के बाहर चटाई लगाकर बैठे रहे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने शासन को पत्र लिखा और प्रधान पाठक को हटाने की मांग भी की। उधर छत्तीसगढ़ की एमसीबी की कोयला अंचल नगरी चिरमिरी के गोत्रीपारा स्थित रीजनल अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां मरीज इलाज के लिए पहुंचते जरूर हैं, लेकिन उनको बीमारियों का डर भी सताता है। यानी यहां आकर मरीजों को इलाज तो नहीं मिलता, बल्कि और ज्यादा बीमार होने का खतरा मंडराता रहता है। अभी हम चिरमिरी के SECL रीजनल हॉस्पिटल के परिसर में आए हुए हैं। उस हॉस्पिटल की सफाई नहीं किया, बियर की बोतलें और अन्य गंदगी पसरी हुई है। यानी अस्पताल के बाहर नशे का धंधा भी हो रहा है। SECL चिरमिरी प्रबंधन भले ही स्वच्छता के नाम पर करोड़ों के टेंडर निकाल रहा हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ठेकेदार महज 1 से 2 मजदूर लगाकर खाना पूर्ति कर रहे हैं और बदले में मोटी रकम उठा रहे हैं। अस्पताल परिसर में शराब की खाली बोतलें, कूड़े के ढेर और झाड़ियों का जंगल तो है ही, और यहीं से निकलने वाला जैविक और चिकित्सा कचरा भी खुले में फैला हुआ है, जो सीधे सीधे संक्रमण और गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा है। अगली रील भी छत्तीसगढ़ से है, जहां पर चिल्लाते और बहस करते हुए लोग अपनी दुकान बचाने के लिए प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है और लोग बुलडोजर के सामने केवल यहां पर विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनका काम उनसे ना छीना जाए, उनकी दुकानों को ना तोड़ा जाए। दरअसल ये दुकानें अवैध जमीन पर बनी हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लगाए गए ठेले और गुमटियों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दुकानदारों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। जगह देनी चाहिए, वही सब चीजें तो मीटिंग में पहले निर्धारित होनी चाहिए कि ठेला वाले अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। और इनको 2-3 बार नोटिस भी दिया जा चुका है, सूचना दी गई थी, लेकिन किसी ने भी अतिक्रमण नहीं हटाया है। सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर पेड़ पर चढ़कर एक बंदर ने नोट उड़ाने शुरू कर दिए। बंदर की यह हरकत देखकर हर कोई हैरान रह गया और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। चालबाज बंदर की एक करतूत लोग हैरानी भरे अंदाज में देखने लगे। और बंदर को 500-500 के नोटों को उड़ाता देख लोग 500 रुपए के नोट बटोरने लगे। पूरा मामला कर्नाटक के कोडे कनाल के गुना केव्स के पास का है, जहां एक बंदर ने कर्नाटक से आए पर्यटकों से 500 रुपए के नोट की गड्डी छीनी और पेड़ पर चढ़कर नोटों को एक एक कर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बंदर को देखकर लोग भी कह रहे हैं कि नोटों से तो जानवरों को भी प्यार है। बंदर ने एक एक करके बंडल में मौजूद सारे नोटों को हवा में उड़ा दिया। यहाँ घूमने आए कुछ टूरिस्ट के हाथ से बंदर ने 500 रुपए के नोट की गड्डी छीनी और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कर्नाटक से आए कुछ पर्यटक घूमने आए थे। जैसे ही उन्होंने जेब से नोट निकाले, एक चालाक बंदर ने झपट्टा मारा और 500-500 के नोट की पूरी गड्डी छीन ली। वो तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ा और वहीं से नोटों को हवा में उछालने लगा। अगली रील में इंटरनेट और डिजिटल के इस दौर में अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना बिजली और साफ पानी के 2 घंटे बिताइए तो आप शायद ही हाँ बोल पाएंगे। लेकिन सीधी के लोग बिना बिजली और पानी में जीने को मजबूर हैं और ना ही इनके पास कोई दूसरा विकल्प है, ना ही जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान है। हम बात कर रहे हैं सीधी जिले के बहरी पंचायत का धीर हवा टोला की। बुनियादी सुविधाओं को तरसता ये गांव अब ग्रामीणों को परेशान कर रहा है। यहाँ नल जल परियोजना दम तोड़ती नजर आ रही है। बिजली पानी सड़क के लिए ग्रामीण पलक पाड़ में बिछाए बैठे हुए हैं। हैंडपंप में पानी नहीं आता, इसलिए ग्रामीण लगभग 50 फीट गहरे नाले से पानी भरने को मजबूर है और कुंडे का दूषित पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। साथ ही इस गांव में बिजली के पोल तक नहीं लगे हैं। गांव के लोग आज भी आजादी के पहले की जिंदगी ही जी रहे हैं। बच्चे दीपक के सहारे अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
अगली रील में बात करेंगे बच्चों के 45 दिन बाद मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल बच्चों के लिए खुल चुके हैं। बच्चे उत्साह के साथ स्कूल भी पहुंचे और गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चों का उत्साह बढ़ा हुआ था। आज बच्चों का पहला दिन था, उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। बच्चे बड़े उत्साह के साथ ही स्कूल पहुंचे। आज पहला दिन है और पहले दिन ही पढ़ाई को लेकर छात्रों की तैयारी भी रही। बच्चे स्कूल में एंटर हुए और उनका ऐसा स्वागत हुआ जिससे वो बेहद खुश भी नजर आए। पहला दिन है, आप तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जी, ये हमारी भारतीय परंपरा भी है कि किसी भी चीज़ का स्वागत हम तिलक और फूलों से करें। तो हमारे बच्चे तो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं और आज हमारा विद्यालय पुनः प्रवेश शुरुआत कर रहा है 16 जून, आपको जैसा पता ही है। खुशी के आप जो चेहरा देख रहे हैं, जितने ये खुश है उससे ज़्यादा हम खुश हैं, क्योंकि अभी तक जो माहौल था 1.5 महीने का, एकदम विद्यालय परिवार में शांति थी। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं पूरा हमारा कंपाउंड भरा हुआ है इन बच्चों से। मध्य प्रदेश में बच्चों का स्वागत हुआ तो बालोद में यहां पर बच्चे स्कूल ही नहीं गए, स्कूल के बाहर ताला लगाकर बैठ गए। वजह थी एक शिक्षक को हटाना, जिसके बाद बच्चों ने नाराजगी जाहिर की और परिजनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, स्कूल है, बच्चे भी हैं, बड़ा सा भवन भी है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। स्कूल में केवल 3 शिक्षक मौजूद हैं, उनमें से एक नेत्रहीन और एक विकलांग। ऐसे में केवल 3 शिक्षकों से स्कूल का काम होना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि आक्रोशित ग्रामीण और बच्चे स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए, क्योंकि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में लापरवाही से स्कूल का हाल बेहाल हो गया। युक्तियुक्तकरण के तहत स्वस्थ शिक्षक को हटा दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने जा रहा है। ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच महिला क्रिकेट टीम के बीच होगा। 12 साल के बाद भारत पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है, जिसका आगाज 30 सितंबर 2025 से होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होगी। भारत में जल्द ही विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। 30 सितंबर 2025 से इस वर्ल्ड कप का आगाज होगा। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत अपना दूसरा मैच 5 अक्टूबर को पाकिस्तान से खेलेगा। पाकिस्तान के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल पर श्रीलंका में खेले जाएंगे। भारत में 2013 के बाद पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को होगा। आज फिर से सोना महंगा हो गया और 16 जून को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोना 156 रुपए बढ़कर 99,214 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। इससे पहले सोना 99,058 रुपए था। वहीं 13 जून को सोने ने 99,170 का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत भी 323 रुपए बढ़कर 1,06,490 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,06,167 रुपए पर थी। वहीं 10 जून को चांदी ने 1,07,000 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल यानी 1 जनवरी से लेकर अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 23,052 रुपए बढ़कर 99,214 तक पहुंच गया है। उधर चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 20,473 रुपए बढ़कर 1,06,490 रुपए तक पहुंच गया है। एमपी के पचमढ़ी में बीजेपी के मास्टर क्लास का समापन हो चुका है। 3 दिनों तक चला ये शिविर कई मायनों में बेहद खास रहा है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में चल रहे बीजेपी विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग का आज अंतिम दिन रहा। इस प्रशिक्षण वर्ग का समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने नेताओं से कहा कि जनता जब मिलने आए तब प्रेम से ही बात करो। इससे पहले वर्ग की शुरुआत में सभी विधायक और सांसद प्रशिक्षण स्थल परिसर में योग के लिए पहुंचे। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। पहले दिन नेताओं को गलत बयान न देने की नसीहत भी दी। दूसरे दिन विधायकों के अलग अलग ग्रुप बनाए गए। सदन भूमिका पर ट्रेनिंग दी गई। सामाजिक शिष्टाचार की भी सीख दी गई। उसके मद्देनजर बीजेपी की ये मास्टर क्लास बेहद अहम और जरूरी मानी जा रही थी। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। आज सिक्किम के रास्ते कैलाश मानसरोवर के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना कर दिया गया। 5 साल का इंतजार और हर हर महादेव की जयकार के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई। 36 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज गंगटोक से रवाना किया गया। श्रद्धालुओं ने गंगटोक से नाथुला के रास्ते 18वें माइन अनुकूलन केंद्र के लिए यात्रा शुरू की। इस बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा 25 अगस्त तक चलने वाली है। इस साल करीब 750 यात्रियों के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिक्किम में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और अब सिक्किम के रास्ते हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी है।
उधर कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है। इस बीच मंगलुरु शहर में बड़ा हादसा होने से टल गया। बारिश की वजह से सुवर्णा लेन के पास एक विशाल कंपाउंड वॉल अचानक ढह गई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखा जा सकता है कि दीवार किस तरह जोरदार आवाज के साथ सड़क पर गिरी और फिर पास में स्थित मकान के एंट्री गेट को तोड़कर पानी अंदर घुस जाता है। दीवार के गिरते ही गेट उखड़ गया और पास का बिजली का खंभा टूटकर गिर पड़ा, जिससे शॉर्ट सर्किट भी हुआ। हालांकि राहत की बात है कि घटना के समय वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। इस घटना में किसी की हताहत नहीं हुई। कर्नाटक के तटीय इलाके में भारी तबाही हुई है, जिसकी वजह से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण कन्नड़ जिले सहित पूरे क्षेत्र के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। शनिवार दोपहर से हो रही बारिश की वजह से बेंगलुरु में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला पर्यटन जोन से लौट रही एक जिप्सी बरसाती नाले में फंस गई और देखते ही देखते 2 पर्यटक जिप्सी में फंसे रह गए। आसपास पानी भर गया। 14 जून को रात्रि विश्राम के लिए गए पर्यटक रविवार सुबह लौट रहे थे। ढिकाला से लौटते समय सुबह 11 बजे के आसपास एक जिप्सी में सवार पर्यटक सर्पदुली के समीप नाले पर पहुंचे। तभी नाले में तेज पानी का बहाव आ गया। तेज बहाव में जिप्सी फंस गई और पर्यटकों में चीख पुकार मच गई। इसी बीच वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे स्थानीयों ने मशक्कत करते हुए जिप्सी में सवार महिला सहित 4 पर्यटकों को जिप्सी से उतारकर नाला पार करवाया। नाला पार करने के बाद जब बहाव कम हुआ तो जिप्सी को भी नाले से बाहर निकाला गया। जिप्सी सवार पर्यटकों को एक बार तो लगा कि जैसे बच ही नहीं पाएंगे। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में मौसम अब करवट ले रहा है। 16 जून की तारीख है, 8 जून बीत चुका है, जिसके बाद अब लोगों को गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हुई। रतलाम में भी बारिश का दौर देखने को मिला। अचानक तेज बारिश से मौसम का मिजाज एकदम बदल गया, मानो बादल और धूप आपस में लुका छिपी खेल रहे हों। दोपहर से झमाझम बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट हुई। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा, जबकि रात को 24 डिग्री के आसपास ठंडक देगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन हवा में नमी 65 से 70% रहेगी, जिससे थोड़ी उमस आपको परेशान कर सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज से प्रदेश के कई इलाकों में मानसून दस्तक देगा, जिससे प्रदेश भर में लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी ही। सबसे पहले यह पूर्वी जिलों में मानसून दस्तक देने वाला है और फिर पूरे प्रदेश को अपने आगोश में ले लेगा। उधर चित्रकूट और आसपास के इलाकों में दोपहर हुई अचानक प्री मानसून बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया था। पिछले कई दिनों से चित्रकूट में पड़ रही उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था, लेकिन आज दोपहर मौसम ने करवट ली। सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए थे, जो दोपहर होते होते घने हो गए। चित्रकूट और आसपास के इलाकों में आज दोपहर हुई अचानक प्री मानसून बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दिलाई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बाद हुई इस बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन दोपहर होते होते बादलों ने गहराना शुरू कर दिया था। बारिश जिला मुख्यालय के साथ मानिकपुर, राजापुर और मऊ क्षेत्र में 1 घंटे से ज्यादा हुई। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चली। नगर पालिका की टीमों को जल भराव वाले इलाकों में निगरानी के लिए भी भेजा गया। अगली रील यूपी से है, जहां पर हरदोई में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक लड़की ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी की छाती पर दिन दहाड़े गन लगा दी और मामूली सी बात पर इस तरह से लड़की ने उत्पाद मचाया कि केस दर्ज हो गया। दरअसल हुआ ये कि गाड़ी में सीएनजी भराते वक्त जब आरोपी लड़की और उसके परिजनों को नीचे उतरने के लिए कहा गया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। पहले तो एहसान खां और उसकी पत्नी हुस्न बानो ने कर्मचारी से बहस की। उसके बाद अरीबा खां नाम की महिला गुस्से में तिलमिलाते हुए कर्मचारी के पास पहुंची और उसके सीने पर गन तान दी। इतना ही नहीं, उसने मारने की भी धमकी दी है। दावा किया गया है कि रिवॉल्वर रानी ने दबंगई दिखाते हुए कहा कि इतनी गोली मारूंगी कि घरवाले पहचानने से इनकार कर देंगे। यूपी पुलिस ने भी वीडियो पर एक्शन लेते हुए महिला अरीबा खां, हुस्न बानो, एहसान खां पर एफआईआर दर्ज करके रिवॉल्वर भी जब्त कर ली है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अरीबा गुस्से में कर्मचारी पर बंदूक दिखाते हुए उसे जमकर सुना रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई इसे रिवॉल्वर रानी बता रहा है तो कोई सुल्ताना डाकू। मध्य प्रदेश की कांग्रेस के सुसनेर विधायक भैरव सिंह परिहार उर्फ बापू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि आरएसएस से उनके भी रिश्ते मधुर हैं।
आगरमालवा जिले की सुसनेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह परिहार बापू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक कांग्रेस समर्थित होने के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने मधुर रिश्ते गिनवाते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे विधायक भैरव सिंह परिहार ने आरएसएस से उनके रिश्तों के बारे में खुलकर बात की। मैं आपका सम्मान करता हूँ, संघ से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेस के होते हुए भी इतने पदाधिकारी मेरे परिचित हैं और संघ के लिए मैं इतना काम किया अभी भी। इस बयान के बाद विधायक के आरएसएस के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। उम्मीद है खबरों का नया अंदाज और खबरों को देखने का नया अंदाज आपको पसंद आया होगा। खबरों की रील में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।